हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग लेकर के आता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस के 2016 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को, जो कि मैथ्स से पूछे गए हैं। उन्हीं का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और कैसे उन्हें हम लोग 5 से 10 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और वैसे ट्रिक को, उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए उनके हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसे ऑल पर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें हम लोग 5 और 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पे प्रश्न कह रहा है यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें। कहने का अर्थ क्या है, मान लीजिए कि यहां पर कोई भिन्न है m बटा के n के रूप में और पुनः कह रहा है कि इसी भिन्न से आपको गुणा करना है, अर्थात m बटा n से ही गुणा करना है और पुनः कह रहा है कि इसी में भाग देना है इसके व्युत्क्रम से। इसके व्युत्क्रम से कहने का अर्थ क्या है, अंश हर के रूप में हो जाएगा और हर अंश के रूप में हो जाएगा, अर्थात n बटा m से आपको यहां पर भाग देना है। तो उस स्थिति में कहता है तो परिणाम इसका 18 पूर्णांक, यहां पर ध्यान दीजिए 18 पूर्णांक आपका 26 बटा के 27 है। यही आपको बात कर रहा है। तो यहां पर मूल भिन्न के बारे में बात कर रहा है कि मूल भिन्न क्या होगा, यही आप बताइए। तो आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, m बटा के n है, m बटा के n है, अर्थात m स्क्वायर बटा के n स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ये आपको भाग के रूप में है n बटा के m, अर्थात जब गुणा के रूप में परिवर्तित होगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, अर्थात ये भी m बटा के n हो जाएगा। अर्थात इसका जो वास्तविक रूप हो जाएगा वो आपका m क्यू और बटा के आपका n क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 बार हो जाएगा m ऊपर और 3 बार नीचे n हो जाएगा। इस रूप में हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 512 और बटा के आपका 27 आ गया। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान दीजिए यहां पर आपका ये क्या है, 512 क्या है, 512 आपका 8 का क्यूब है और ये 27 क्या है, आपका 3 का क्यूब है। अर्थात जो भिन्न होगा वो 8 बटा 3 के रूप में होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्यूब है इधर भी क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अर्थात m बटा n बराबर 8 बटा के 3 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि m बटा के n जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 बटा के 3, 8 बटा के 3 ऐसा क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जो भिन्न है 8 बटा के 3 हो गया। जब भिन्न आपको 8 बटा के 3 हो गया, जो आपका भिन्न है वो आपको 8 बटा के 3 हो गया, तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 2 बार में पूरा का पूरा जाएगा, 2 बचेगा, अर्थात 2.2 बटा के 3 है। तो 2.2 बटा के 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इतना ही बनाने की जरूरत नहीं है, जो इतना जानता है उसके माइंड में इतना कैलकुलेशन हो जाएगा कि m बटा के n का जो क्यूब होगा वो आपको 512 बटा के 27 होगा। तो ये क्यूब है तो ये भी क्या है, 8 का क्यूब है, ये आपको 27 से 3 का क्यूब है, अर्थात जो भी आएगी संख्या वो आपको नीचे उसके हर में 3 होगा और ऊपर 8 होगा। यहाँ पर हर में 3 है लेकिन ऊपर इसको 3 दूना के 6 एक साथ हो जाएगा, 3 और 1 4 बटा के 3 हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी 3 दूना के 6 2 8 बटा के 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जो इतना कैलकुलेशन जानता है, जिसके दिमाग में कैलकुलेशन होगा वही वो कर पाएगा। तो उसी को आपको फास्ट बनाना है और ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए इसे क्या कह रहा है। कह रहा है 3 लड़कियों की औसत आयु आपका यहाँ पर 20 वर्ष है। 3 लड़कियों या फिर लड़कों जो भी हैं उनका औसत आयु आपका 20 वर्ष है और यहाँ पर उनका अनुपात दिया हुआ है कि आयु का अनुपात 3:5:7 है। अर्थात उनकी आयु का जो अनुपात है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है, ये 3x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे और ये आपका 7x हो जाएंगे और इनका जो है ना औसत आयु 20 वर्ष है। अर्थात 3 का ही औसत आयु के बारे में बात कर रहा है ना, अर्थात ये क्या है, कुल आयु है। तो यदि हम इस 20 में 3 से गुणा करा दें तो इनका आयु आपको निकल जाएगा। ये तीनों का आयु का योग अर्थात क्या है, 3 × 20 होगा, क्योंकि औसत आयु है, औसत आयु है, अर्थात इन सभी के आयु का योग भी उनके क्या होगा, औसत आयु के योग के बराबर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इसी को बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। 7 5 12 3 15 x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 5, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 20 को भी आप कैंसिल करा लीजिए, ठीक है ना, या फिर 15 चौके 60 इसे
से भी आप कर सकते हैं, तो 4 बार में आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए आगे इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी लड़की के बारे में पूछ रहा है कि उसकी आयु क्या होगी, तो सबसे बड़ी क्या है 7 वाली, अर्थात 7x सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी लड़की अर्थात 7x के बारे में बात करना है, जो बड़ी के बारे में बात करना, तो जो बड़ी संख्या है वही बड़ी होगी, तो 7x के बारे में अर्थात 7 गुना 4 हो जाएगा, x का वैल्यू आपको 4 पता चल गया। तो कितने आयु होगी इसके 28 वर्ष। 28 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे और समझ में भी आ रही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि रवि 1 रुपये की 2 टॉफी की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है। कह रहा है कि 1 रुपये के दर से, यहाँ पे 1 रुपये की 2 टॉफियों की दर से आपको यहाँ पर कुछ टॉफियां खरीदता है। आगे कह रहा है तथा 1 रुपये की 5 टॉफी के हिसाब से बेचता है। 1 रुपये की 5 टॉफी, ठीक है ना, 1 रुपये की 5 टॉफी, 2 टॉफी खरीदता है और 5 टॉफी बेचता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इस प्रश्न में, तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत हानि होती है। तो हानि तो निश्चित है कि हानि होगी, क्योंकि 1 रुपये में 2 खरीदता है और 1 रुपये में 5 बेचता है, तो हानि तो होगा ही। अर्थात यदि हम बात करें कि 5 रुपये का टॉफी कितने में बेचेगा, 2 रुपये में बेचेगा। 5 रुपये का कितने में बेचेगा, तो 2 रुपये में बेचेगा। जब 2 रुपये में बेचेगा, 2 रुपये में आपका यहाँ पर बेचेगा, तो उस स्थिति में इसे कितना हानि हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है ना, 3 का आपको उसे हानि होगा। और इसी हानि का आपका यहाँ पर प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत होगा। अर्थात यहाँ पर प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि जब जो प्रतिशत है इसका वो कितना हो जाएगा, 3 की हानि। 3 की आपका यहाँ पर हानि हो रही है, लेकिन कितना में, 5 में 3 की हानि हो रही है, अर्थात 3 बटा करके आपका 5 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा करा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 20 5 100, तो 20 3 60 आपका, अर्थात यहाँ पर क्या उसे हो रहा है 60% की हानि हो रही है। 60% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। 5 रुपये का यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 1 रुपये में क्या कर रहा है, 1 रुपये में 5 टॉफियाँ बेच रहा है, अर्थात 10 टॉफी यदि वो खरीदा, यदि वो 10 टॉफी खरीदा तो उसे कितने रुपये में बेचेगा, 10 टॉफी खरीदेगा तो 2 रुपये में बेचेगा। अब जब 2 रुपये में उसे बेचेगा और उतना ही टॉफी को खरीदने के लिए, 10 टॉफियों को यदि खरीदने के लिए बात किया जाए तो 1 रुपये में 2 टॉफी, अर्थात 5 रुपये का वो टॉफी खरीद रहा है। जब 5 रुपये का टॉफी खरीद रहा है और 2 रुपया में बेच रहा है, तो उसे कितने रुपये की हानि होगी, आपका 3 रुपये की हानि होगी। 3 रुपये की हानि होगी। जब 3 रुपये की हानि होगी तो इसी हानि का प्रतिशत आपको निकालना है। तो यहाँ पर हानि का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, आपको 3 और बटा के ऊपर जो पूछा जाए उसे ऊपर और जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से आप गुणा करा दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है हानि के बारे में, हानि ऊपर है, तुलना की किससे किया जा रहा है, 5 के बारे में ना, टोटल 5 ही है ना, तो 5 से तुलना किया जा रहा है और गुणा 100% निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करा देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है और आसानी से सभी प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 में बेचता है, क्या करता है 720 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है, उसे 25% की हानि होती है। यदि वह बेचता 100% रुपये पर तो उसे ना कोई लाभ होता ना कोई हानि होती। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये 25% क्या होता है, 25% की हानि होती है, ठीक है ना, 25% की यहाँ पर हानि होती है। तो उस स्थिति में जब 25% की हानि होगी तो कितना बेच रहा है, 75% पर बेच रहा है। ये आपका 75% पर बेच रहा है क्योंकि 25% की हानि हो रही है। तो जो आपको हानि हो रही है वो अब बेच रहा है 720 में, अर्थात जो है ना, जो आपको उसका 75% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब जब आपको 720 पता चल गया तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि उसे 25% लाभ का माना हो तो उस स्थिति में इसी कुर्सी को कितने में बेचेगा। तो यहाँ पर जब उसको हानि हो रहा था तो 75% में बेच रहा है, तभी 25% का हानि हो रहा है। लाभ कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 25% जोड़ना पड़ेगा, अर्थात उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 125% में यदि वह बेचे तो उसे 25% लाभ हो जाए। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि यहाँ 75% बराबर इतना है, इसलिए 125% बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसलिए 125% बराबर कितना हो जाएगा, तो 720 और बटा के आपका 75, ठीक है, और गुना आपका हो जाएगा 125। तो ये आपका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 25 तिहाई 75, 25 पाँचे 125 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 24, ठीक है, 24 240, इसे आप गुणा करा लीजिए
तो 240 में आपको 5 से गुणा कराना होगा, तो ये आप गुणा कराइएगा तो 5 के 20 और 5 दूना के 10 और 10 और 2 आपका 12 अर्थात 1200। अर्थात वो क्या होगा, 1200 में यदि बेचेगा तो 25% का उसे लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 75% बराबर 720 है ना, इसलिए 1% बराबर, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 720 और बटा के 75 हो जाएगा, 720 बटा के 75 और इसलिए 125 बराबर, उसमें 125 से गुणा करा दीजिएगा, आसानी से आपको निकल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं कैसे बनाना है हम लोगों को। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसानी से आप इसे बना पाएंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 स्टील की कुर्सियों को प्रति कुर्सी 500 रुपये में बेचता है। यदि एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 12% की हानि होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट कुर्सी के बारे में यदि हम बात करें, फर्स्ट के बारे में बात करें तो 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कहने का अर्थ क्या है कि 20 और बटा के 100, अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, वो आपको यहाँ पर 20% का लाभ कमाएगा। तो यहाँ पर 100 रुपये में 20 रुपया कमाएगा, 100 रुपये में क्या करेगा, 20 रुपये में कमाएगा। अर्थात इसे हम लोग यदि भिन्न के रूप में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, अर्थात तो क्या हुआ, 5 रुपये में 1 रुपया कमाया, 5 रुपये में क्या कमाया, 1 रुपया कमाया। लेकिन हम लोग इसी में यदि बात करेंगे कितना पर कितना कमाया, उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या किया, 5 रुपये लगाया और 6 रुपये पाया, अर्थात 5 रुपये पर 1 रुपया कमाया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 5 रुपये खरीदा, 6 रुपये में बेचा, 1 रुपया कमाया। आगे और उसी तरह से सेकेंड में इसमें हम लोग बात करें, इसके सेकेंड जो आपको मैटर कर रहा है कि 12% की हानि होती है। 12% की हानि का कहने का अर्थ क्या है, 12% की हानि का अर्थ कहने का अर्थ क्या है, 12 बटा के 100, लेकिन यहाँ पर हानि है तो -12 बटा के 100। इसे आप इसी तरह से भिन्न में कैलकुलेट कीजिए, भिन्न में कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्या, 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा -3 और बटा के आपका 25। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि 25 में खरीदा और -3 रुपये हानि सह के बेचा। तो इसको हम लोग यदि कहने के तरीके में इस तरह से कहें कि वो 25 में खरीदा और 3 रुपये की हानि में बेचा, अर्थात कितना है बेचा, 22 में बेचा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 25 में खरीदा, 22 में बेचा, तो अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कैसे आप बनाइएगा, इसे आप पहले इसको आप मेंटेन कीजिए अर्थात बराबर कीजिए। यहाँ पर बराबर कैसे होंगे, यदि हम इसमें 11 से गुणा करें और इसमें यदि हम 3 से गुणा करें तो 66 हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, तब इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ 11 से सब में गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा और ये आपका 66 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे 3 से गुणा कीजिएगा तो ये आपका 75 हो जाएगा और ये आपका 66 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गए, ठीक है ना। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, ये आपको खरीदने वाली है ना, ये आपको खरीद है, ये आपको खरीद हो गई और ये आपको विक्रय हो गई, ये आपका विक्रय हो गई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लाभ निकाल सकते हैं। यहाँ 500 से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे आप निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इन्हें आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 5 12 1 13, अर्थात 130 में क्या हुआ, 130 में खरीदा और बेचा कितना, इसको जोड़िएगा तो बेचने वाला आपको बात पता चल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 132 आपको विक्रय किया, अर्थात 130 में खरीदा, 132 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पर आपको लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। तो 2 रुपये का लाभ ये कितना हो जाएगा, 130 में खरीदा, 132 में बेचा, अर्थात 1% से अधिक का लाभ होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन 1% से अधिक है, देखिए ऑप्शन 1.5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है, नहीं कि आप रूल से लगेगा बनाने तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, समय बहुत ज़्यादा न लगे इसके लिए आपको इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट आप इसे इस तरह से बनाएंगे और आसानी से इसे आप बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्नों को बनाना है और उनका क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। 8 आदमी मिलकर के एक काम को क्या करते हैं, 40 दिन में करते हैं। और आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि 2 आदमी और मिला दिए जाएं तो कार्य को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो कार्य तो यहाँ पर समान है, लेकिन यहाँ पर पहले 8 आदमी था और बाद में कह रहा है कि 2 आदमी और मिला दिया जाए, अर्थात 10 आदमी कर दिए जाए। तो अब यह जो पहले 40 दिन में काम होता था वो अब कितने दिन में काम होगा, उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो काम तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, बस इसमें आदमी का जो है क्या है, फर्क है। तो इसे आप कर दीजिए कि 8 आदमी 40 दिन में काम करते हैं, बराबर 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, यही आपको बात निकालनी है। काम तो कार्य
कार्य तो बराबर ही होना है। आप 10 आदमी लगाइए या फिर आप 8 आदमी लगाइए, कार्य तो बराबर होना है, समय कम बेसी हो सकता है, तो इन्हें आप क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। अब यहीं पर आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कितने दिन में आएगी, तो यहाँ पर कितने दिन लगेगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितने दिन आपको आए, यहाँ पर 8 चौके 32। पहले एक काम हो रहा था 40 दिन में, 2 आदमी बढ़ा दिए, 32 दिन में एक काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई ए और बी 2 पाइप है और किसी टैंक को क्रमशः यहाँ पर कह रहा है कि 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। क्या करते हैं, 30 घंटे में आपको भरते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि खाली टैंक को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को क्या किया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो यहाँ पर कुल के बारे में बात करें कि कुल कितना काम होगा यहाँ पर, तो कुल काम कितना होगा, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका कुल काम यहाँ पता चल जाएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका 120 होगा। अब 120 होगा तब आपको पाइप 1 कितना यूनिट काम कर रहा है यहाँ पर, तो आपको 5 यूनिट काम करेगा, और पाइप 2 कितना काम करेगा, आपका 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा, समय आपको निकालना है। तो समय आपको निकालना है, कुल काम आपका 120 है और आपका समय आपका काम हो रहा है 5 यूनिट और 4 यूनिट, अर्थात कुल काम कितना हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है। तो कुल समय आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, समय आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कुल समय है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा, तो यहाँ पर कुल काम 120 और बटा के आपका जितना यूनिट काम हो रहा है, तो 9 यूनिट काम हो रहा है ना, 5 4 आपका 9 यूनिट काम हो रहा है। 9 यूनिट से आप यहाँ पर भाग दे दीजिए, ये आपको आवर में निकल जाएगा, इतना आवर होगा। जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितना आवर होगा, ये आपका हो जाएगा 13.33 आपको यहाँ पर आवर हो जाएगा। आवर हो जाएगा तो यहाँ पे इसे मिनट और घंटे में बदलना है ना, तो 13 घंटे तो होंगे, लेकिन 33 मिनट का अर्थ क्या हुआ, 20 मिनट हुआ। 33 आवर का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर 0.33 आवर का अर्थ हुआ 20 मिनट, 20 तिहाई 60, ठीक है ना, 1 तिहाई, 1 घंटे का क्या है, 1 तिहाई है। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि 13 मिनट 20 आपका यहाँ पर 13 घंटे और 20 मिनट आपका हो जाएगा, ये आपका समय हो जाएगा। 13 घंटे 20 मिनट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, बस उसमें कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है ना, इसको आपको जो घंटे में है इसे मिनट में बदल लीजिए, तो 120 और बटा के आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 60 से गुणा करा देना है और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल 800 मिनट आएंगे, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल आपको 800 मिनट आएंगे। अब 800 मिनट को आप घंटे में बदलिएगा तो 13 घंटे 20 मिनट आ जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऐसे ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ यदि उनके कुल का योग यदि हम बात करें तो उनका औसत को माने कुल उनका योग यदि बात करें तो कितना होगा, 5 गुना 18 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। कहने का अर्थ क्या है कि 5 गुना 18 है उन संख्याओं का योग। आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, इसमें से क्या किया जाए, एक संख्या को निकाल दिया जाए तो उनका जो औसत माध्य जो है ना वो आपको 16 हो जाता है। अर्थात पहले 5 संख्या थी, एक संख्या को निकाल दिए तो कितना हो जा रहा है, 4 संख्याएं हो रही है और उनका औसत हो रहा है 16। तो इनका योग यदि हम बात करें तो 4 गुना 16 हो जाएगा। इन संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग। यदि कहा रहा है कि बाहर निकाली गई संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो बाहर निकाली, पहले 5 संख्या थी, अब 4 संख्या होगी, तो इसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए। जितना अंतर आएगा वो आपको पता चल जाएगा, जो अंतर आएगा वही बाहर निकाली गई संख्या हो जाएगी। तो बाहर निकाली हुई संख्या आपको इस तरह से आसानी से पता हो जाएगी। तो इसे आप कैलकुलेट करिए। 18 5 आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 16 चौके आपका हो जाएगा 64। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 26, अर्थात जो संख्या रही होगी जिसे बाहर हम लोग फेंके हैं वो 26 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जैसा पूछा है वैसा हमने किया है और आंसर हमने पा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। कहने का अर्थ क्या है, आप जानते हैं ना कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है। ठीक है ना, समय गुणे दर और बटा के आपका 100 होता है, ये आपका ब्याज बराबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कोई राशि क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है, दुगुनी है। तो यहाँ पर यदि राशि 100 हो, यदि राशि 100 हो, दुगुनी हो रही है, अर्थात 100% इसका ब्याज होगा तो 100 ब्याज होगा। तो यहाँ पर यदि ब्याज जब 100 होगा तो उसकी राशि यदि 100 होगी तो
तो ब्याज भी क्या होगा 100 होगा। यहाँ पर समय के बारे में बात कर रहा है कि 15 वर्ष, तो यहाँ पर रेट आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ब्याज की दर है ना कितनी होगी, यही आपको पूछ रहा है। अर्थात 8% आपको यहाँ पर निकालना है कि कितनी होगी और बटा के आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे लेकर के आप यहाँ पर निकालिए। यहाँ पर इसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसे जाएगा तो ये इधर गुणा में जाएगा और ये इधर क्या आएगा, भाग में आएगा। उससे पहले आप इसे चाहें तो कैंसिल करा सकते हैं, कैंसिल करा लीजिएगा तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इधर आकर के ये गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 1 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, और बटा में गुणा में है तो इधर आकर के आपको भाग में हो जाएगा, अर्थात 100 बटा के आपका 15 हो गया। और बराबर आपको यही रेट के बारे में आपको निकालना था कि रेट कितना होगा। इसमें भाग दीजिए, 15 छा का 90, अर्थात 6 पूर्णांक आपको आ गया। 6 पूर्णांक 10 बटा के आपका 15 हो गया। अब 6 पूर्णांक 10 बटा के 15 तो 5 दुना के 10, 5 तिहाई 15, अर्थात जो इसका रेट हो गया, रेट कितना होगा 6 पूर्णांक 2 बटा करके 3 हो गया। तो रेट कौन सा ऑप्शन है, 6 पूर्णांक 2 बटा के 3 प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर ये है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे इस कॉन्सेप्ट को आपको आसानी समझ आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो समबाहु त्रिभुज ये है आपका, मान लीजिए कि इसकी भुजा क्या है, आपको ए है। जब इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जा रहा है तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर 2√3 है, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाएगा तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4, और 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाएगा तो भुजा a+2, और यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इसका हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर यदि बढ़ा दिया जाए तो जो पहले का क्षेत्रफल है उसके अंतर कितना आता है 2√3, अर्थात इतना, और माइनस आपका 3/4 भुजा स्क्वायर, जो अंतर है वो आपका 2√3 है, जो आपका अंतर होगा वो आपको यहाँ पर 2√3 होगा। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करें, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि जो अंतर है इनका 2√3 है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं लेकिन जगह नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कॉमन है उसे कॉमन लीजिए, जो कटता है उसे कटाइए, जो नहीं कटता है उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे कटा सकते हैं, देखिए √3 से है, √3 है, और यहाँ पर भी √3 है तो √3 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 4 है, यहाँ आपको 4 है, से हम 4 से गुणा करा देते हैं तो ये आपको 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो यह आपको a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 4 से क्या किया है, सब में गुणा करा दिया है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, इसे तोड़िए, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 4a हो जाएगा, और माइनस आपका a² से a² कैंसिल हो जाएगा। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आकर घट जाएगा, इसलिए 4a बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 घट जाएगा तो 4 बचेगा, अर्थात a की वैल्यू आपको यहाँ पर पता चला गई कि a की वैल्यू आपको 1 हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है आपसे पूछ क्या रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है। यहाँ पर बताना है कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है। ये पहले वाले त्रिभुज के बारे में नहीं पूछ रहा है कि पहले वाला त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है कितनी है, ये बाद वाली भुजा के बारे में पूछ रहा है कि बाद वाली जो है आपका, यहाँ पर बताइए कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है जब उसकी 2 बढ़ाई गई तब। तो यहाँ पर जब 2 बढ़ाई गई तो इसकी भुजा क्या हो गई, जब 2 बढ़ाई गई भुजा तो वो a+2 हो गई, और a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि 1 है, तो 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे आपको बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, मुझवानी आप इसे बना सकते हैं। कह रहा है कि एक घन की पृष्ठ क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं कि घन का क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, और बराबर आपका यहाँ पर दिया है कि ये 384 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो बताइए इसका आयतन कितना होगा। आसानी से आप इसे बता सकते हैं, कैसे बताइएगा, इस 6 से इसमें 384 में आप भाग दीजिएगा, ये मन में ही क्रिया सारी हो जाएगी, सारा आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो 6 से भाग दीजिएगा, तो 6 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 7 के 36, और आपका 64 बार में जाएगा, अर्थात जो a की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई आपको 8 आ गई। जब a की वैल्यू आपको 8 आ गई तो आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन तो आप जानते हैं कि घन का क्या होता है, भुजा क्यूब, अर्थात 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है 512। 512 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।